हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि दोस्तों करंट से रिलेटेड है। और दोस्तों हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाए आने वाले एग्ज़ाम में। तो दोस्तों कैसे आया है ये अम्फान तूफान और कैसे दोस्तों चक्रवात आते हैं और कैसे कैसे दोस्तों इसका नाम पड़ता है, तो दोस्तों हम इसको सारी चीज़ आज डिटेल से समझेंगे। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों जो साइक्लोन है, ये जो साइक्लोन है दोस्तों ये इंडिया में आता है। और दोस्तों ये अम्फान है, इसका दोस्तों अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए, अगर हिंदी नाम प्रोनाउंस किया जाए इसका, यानी कि प्रोनाउंसिएशन किया जाए इसकी, तो दोस्तों उम्फुन बोलते हैं इसको। और दोस्तों ये क्या होता है, जो साइक्लोन होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। और दोस्तों एटमॉस्फेयर में किसकी वजह से आते हैं, एयर प्रेशर की वजह से आते हैं, यानी कि वायु दाब की वजह से आते हैं, जिसको वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है। और वायुमंडलीय दाब होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया है कोई, मान लीजिए आप खड़े हुए हैं तो आप पर क्या होगा, हवा का दाब होगा नहीं होगा। तो मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र है और आप पर दाब लग रहा है चारों ओर से, तो उसको बोलते हैं दोस्तों वायुमंडलीय दाब, यानी कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर लगने वाला वायु का दाब ही क्या होता है, वायु दाब होता है। और इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों बार होती है, और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। लेकिन इसको जनरली दोस्तों मिली बार में मेज़र किया जाता है, यानी कि नापा जाता है या फिर मापा जाता है। और दोस्तों आपने थर्मामीटर नाम सुना ही होगा, जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है दोस्तों, मरकरी भरा होता है, यानी कि जिसको पारा बोलते हैं। और दोस्तों पारे को आप बता दूँ कि ये एकमात्र ऐसा धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आपसे अगर एकमात्र अधातु पूछी जाए जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो दोस्तों आप ब्रोमीन का नाम लेंगे। दोस्तों बैरोमीटर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। और ये कैसे कैसे मेज़र करता है दोस्तों, अगर बैरोमीटर में रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाती है तो दोस्तों आंधी तूफान आने की संभावना होती है। और अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो दोस्तों बारिश आने की संभावना होती है। और अगर अचानक से ऊपर चढ़ जाए तो दोस्तों एकदम मौसम क्लियर रहेगा, यानी कि कोई आंधी तूफान कोई बारिश वगैरह कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों जो ऊपर नीचे गिर रहा है वो क्या होता है, तो दोस्तों वो क्या होता है, वो मरकरी ही होता है जो ऊपर या नीचे गिरता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देख लेंगे आप, मैंने लिख दिया है। आगे दोस्तों देखते हैं। अब हमने इसी चीज़ को समझने के लिए क्या क्या है दोस्तों, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको पेटियों में बांट दिया है, यानी कि बेल्टों में बांट दिया है। और दोस्तों ये जो बेल्ट है, हमने 4 तरह की बेल्ट बनाई है। सबसे पहली बेल्ट होती है दोस्तों इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, यानी कि जिसको भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी कहा जाता है। दूसरी होती है पोलर प्रेशर बेल्ट, जिसको ध्रुवीय वायुदाब पेटी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, यानी कि उपोष्ण वायुदाब पेटी। चौथी आती है दोस्तों सब पोलर प्रेशर बेल्ट, यानी कि उपध्रुवीय वायुदाब पेटी। दोस्तों इनके बारे में अलग अलग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली भूमध्य रेखीय, यानी कि भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, ये मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर नहीं दोस्तों, ये हमारी अर्थ है, यानी कि पृथ्वी। ये दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसको दोस्तों विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसको दोस्तों हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य, भू यानी कि दोस्तों भूमि, यानी कि अर्थ बोलते हैं जिसको, यानी कि मध्य, यानी कि मध्य में खींची गई है। ठीक है, और इसको ये जो है 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं, साउथ हेमिस्फेयर, यानी सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है दोस्तों, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे, अक्षांश रेखा दोस्तों लैटिट्यूड लाइन को बोला जाता है, और ये सबसे लंबी होती है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसका जो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है, ये जो इतना क्षेत्र होता है इसका 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, यानी कि जो रेज होती हैं सन की, वे दोस्तों वे वर्ष भर क्या करती है, यहाँ पर सीधी पड़ती है। ठीक है,
वे वर्ष भर सीधी पड़ती है। तो दोस्तों जिस वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है यहाँ का बहुत हाई होता है। और दोस्तों जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ की जो एयर होगी दोस्तों वो भी क्या होगी, काफ़ी गर्म होगी। और दोस्तों गर्म हवा होकर क्या करेगी, वो ऊपर उठ जाएगी। और दोस्तों जैसे ही ऊपर उठेगी तो दोस्तों यहाँ की जो वायु भरी हुई थी वो क्या होगी, यहाँ का जो प्रेशर होगा वायु का कम हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी क्या होगी, ऊपर चली गई। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, वायु आसपास के इलाकों से भरनी स्टार्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, है ना। तो ऐसा किस लिए होता है, ऐसा कोरियोलिस फोर्स के बारे में होता है दोस्तों, उसको हम आगे बताएंगे। थोड़ा यहाँ पे वैसे ही डिस्कस कर देते हैं बस, ठीक है। इसका क्षेत्र पता चल गया आपको, यानी कि इसका एरिया पता चल गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं दोस्तों वर्ष भर सीधी पड़ती है यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। और आपने सुना भी होगा कि ध्रुव जो होते हैं, जो जिसको पोल्स बोला जाता है, वे वर्ष भर ठंडे होते हैं। और जो इक्वेटर होती है वहाँ पर गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, काले रहते हैं ज़्यादा, है ना। और दोस्तों क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु ऊपर उठने लगती है और भूमध्य रेखा पर जो वायु की मात्रा है वो कम हो जाती है। यही तो बताया था दोस्तों हमने आपको। और जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी कम हो जाएगा। दोस्तों जो टेम्परेचर और प्रेशर में जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो होगा ऑटोमेटिकली बढ़ता घटता जाएगा। और हमने इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर कम होता है। और दोस्तों ध्रुवों पर टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते जाते हैं, यानी कि जितनी हाइट पर ऊंचे जाते रहते हैं आप, तो दोस्तों वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वो कम होने लगता है। जिस वजह से आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपको ब्लीडिंग वगैरह भी आने लगता है। दोस्तों अगला आता है, हमारे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वो एक ओपन सिस्टम है। दोस्तों अगर हम सिस्टम की बात करें, यानी कि निकाय की बात करें, तो दोस्तों अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहला होता है दोस्तों ओपन सिस्टम, दूसरा होता है दोस्तों क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन दोस्तों ज्योग्राफी में हम केवल 2 सिस्टम पढ़ेंगे, एक केवल ओपन सिस्टम जिसको वायुमंडल को कहा गया है, और दूसरा दोस्तों क्लोज सिस्टम जिसको अपनी अर्थ को कहा गया है। दोस्तों ओपन सिस्टम वो होता है जो कि खुला हुआ होता है। मान लीजिए दोस्तों ये चाय का प्याला है और इसमें चाय गर्मा गर्म है एकदम, तो दोस्तों कुछ समय बाद देखोगे आप, यहाँ से जो चाय होगी वो ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मास है, मास यानी कि जो द्रव्यमान है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है धीरे धीरे। जैसे आपने देखा होगा पानी वगैरह उड़ता रहता है ना, गर्म पानी हुआ तो वो उड़ता रहता है, यानी कि एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है वहाँ पर और मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर थर्मस की बात करें, जो एक इवैक्यूलेटेड थर्मस होता है, यानी कि जो जिसमें आप चाय वगैरह रखते हैं गर्मा गर्म एकदम, है ना दोस्तों, तो उसमें 2-3 घंटे बाद अगर आपने चाय गर्म डाल ली है तो 2-3 घंटे बाद भी आपको ऐसी की ऐसी मिलेगी। या फिर आप पानी की बोतल लेके जाते हैं स्कूल वगैरह, कॉलेज में या फिर जॉब पे, तो दोस्तों होता क्या है, पानी आपका ठंडा का ठंडा ही रहता है, यानी कि उसमें ना एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और ना ही मास, यानी कि ना तो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है और ना ही आपका द्रव्यमान। तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्लोज सिस्टम। लेकिन दोस्तों इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है दोस्तों। जब हमने यहाँ पर मास की बात करी थी, यानी कि द्रव्यमान की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको द्रव्यमान और वेट में डिफरेंस बताना चाहेंगे। यानी कि जो मास होता है और जो वेट होता है, इसमें दोस्तों डिफरेंस होता है एक, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों समझ नहीं पाते हैं उसको। तो दोस्तों देखते हैं मास क्या होता है। दोस्तों मास ये होता है, मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, ठीक है दोस्तों, आप 60 किलो के हैं और दोस्तों आप कहीं पर भी चले जाइएगा, आपका जो वेट होगा यानी कि जो मास होगा, द्रव्यमान, वो दोस्तों 60 किलो का ही होगा, चाहे आप कहीं पर चले जाइए, ठीक है, मून पर चले जाइए,
अर्थ पर चले जाइए, दुनिया जहाँ के किसी भी कोने में चले जाइए, आपका 60 से 70 किलो जो है मास बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर वेट की बात करते हैं, जिसको भार बोला जाता है, वो दोस्तों अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है। जैसे दोस्तों अगर आप मून पर जाते हैं, मून का जो दोस्तों ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, वहाँ पर आपका मान लीजिए 60 किलो के हैं, तो दोस्तों वहाँ पर 1/10 से अगर गुना कर देंगे, यानी कि 10 से कट जाएगा, यानी कि 1/6 होता है दोस्तों। यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो वहाँ पर जाकर आप कितने किलो के रह जाएंगे, 6 ढाई 60, यानी कि केवल 10 किलो के रह जाएंगे आप मात्र। तो दोस्तों वो होता है आपका वजन, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता। हर किसी अगर ग्रह पर जाएंगे आप तो अलग अलग दोस्तों आपका वजन हो जाएगा, यानी कि भार हो जाएगा आपका। दोस्तों जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, इसका तो इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दिन के। और दोस्तों हमने आपको बताया कि जो है भूमध्य रेखा पर वर्ष भर गर्मी रहती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस वजह से इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर गर्मी होती है, और जो ध्रुव होते हैं जिसको पोल्स बोला जाता है, वे ठंडे होते हैं। और दोस्तों हमारा जो देखते हैं दोस्तों अगली प्रेशर बेल्ट को, पोलर प्रेशर बेल्ट यानी कि ध्रुवीय वायुदाब पेटी। दोस्तों आपने इन दोनों फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय बल, और सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल। जब मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो उस पर जो कार्य करता है दोस्तों अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि मौत के कुएं में चलाता हुआ जो साइकिल सवार होता है वो दोस्तों नहीं गिरता, वो किस वजह से नहीं गिरता, वो दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही नहीं गिरता है। और उस पर एक बाह्य बल कार्य करता है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल। ये दोस्तों एकदम अपोजिट होता है इसका, और इतनी ही अमाउंट में लगता है। और दोस्तों जो तीसरा फोर्स होता है कोरियोलिस बल, ये दोस्तों इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, यानी कि लंबवत लगता है इनके। यानी कि मान लीजिए अगर एक बल अभिकेंद्रीय बल ऐसे लग रहा है और अपकेंद्रीय बल ऐसा लग रहा है, तो ये इनके परपेंडिकुलर लगेगा इस डायरेक्शन में, जैसे 3D डायमेंशन होती है ना, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लगेगा। दोस्तों अगला आता है, ये किस लिए यूज होता है दोस्तों, जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो दोस्तों अर्थ के रोटेशन में, यानी कि जो पृथ्वी जब घूमती है दोस्तों, पृथ्वी घूमती है वो पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में घूमती है। इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूर्व, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी का जो रोटेशन होता है दोस्तों वो इसी के कारण होता है। और ये क्या करता है, ये दोस्तों विंड की डायरेक्शन को बताता है, यानी कि जो पवन होती है उसकी दिशा को बताता है। और इक्वेटर पर जो कोरियोलिस बल होगा वो एकदम जीरो होगा, और पोल्स पर कितना होगा, मैक्सिमम होगा दोस्तों। और जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर एयर उठ जाती है, यानी कि सीधी चलती है। दोस्तों सीधी चलने का मतलब है कि आपने देखा होगा जब आप कहीं पर आग वगैरह लगा देते हैं, और मान लीजिए एटमॉस्फेयर में हवा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गर्मी पड़ी हुई है, हवा बिल्कुल चल ही नहीं रही है, तो दोस्तों जो धुआं है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एज्यूम कीजिए ऊपर ही जाएगा, नीचे थोड़ी जाएगा, दाएं या बाएं जा सकता है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर हवा नहीं चल रही है तो दोस्तों अगर उसको बोलते हैं डोल्ड्रम बेल्ट, यानी कि काम पेटी, जिसको शांत पेटी भी कहा जाता है। और दोस्तों इसका जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक इसका जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो इतना होता है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होगी, लैटिट्यूड लाइन। और दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रॉपिकल जोन। और जो चक्रवात वगैरह आते हैं वे भी इस कंडीशन में ही आते हैं। वो दोस्तों 23.5 से लेके 23.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में आते हैं। अब दोस्तों ये देखिए 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक है पहली बेल्ट, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट। और जो काम पेटी है ये दोस्तों इतनी हो जाएगी, इतना हिस्सा बिल्कुल आधा हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों,
पोल्स पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, जिस वजह से जो एयर होती है यहाँ पर सिकुड़ जाती है, ये यहाँ पर सिकुड़ जाएगी और वायु की मात्रा क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है भूमध्य रेखा पर कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर कम, और ध्रुवों पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, है ना। इस बेल्ट का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का होता है। ये दोस्तों कौन बेल्ट है आपकी, देख लीजिएगा एक बार। ये पोलर प्रेशर बेल्ट की बात हो रही है दोस्तों, यानी कि पोलर यानी कि ध्रुव, यानी कि पोल से बना है, पोलर ध्रुवीय वायुदाब पेटी। इसका जो क्षेत्र होता है तो वो 23.5 डिग्री से लेकर नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री तक का होता है। इसको देखते हैं, ये रहा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का। ये देखते हैं, लीजिए ये है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, और ये वाला जो क्षेत्र होगा ये 66.5 से लेकर 90 डिग्री बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, ये 66.5 डिग्री यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो, और यहाँ तक का हो जाएगा पूरा का पूरा 90 डिग्री। ठीक है, अगली आती है दोस्तों सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, यानी कि उपोष्ण वायुदाब पेटी। इसका एरिया 23.5 डिग्री से लेकर नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री साउथ में होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, चक्रवात वगैरह आते हैं, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। नहीं, चक्रवात अगले वाली पेटी में आते हैं ना, इसको दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। ये 30 से लेकर 35 डिग्री तक का क्षेत्र होता है नॉर्थ और साउथ में। दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड इसको क्या कहा जाता है, यानी कि अश्व अक्षांश रेखा, यानी कि अश्व यानी कि घोड़ा, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, और जो क्षेत्र होता है इसका यानी कि एरिया। ठीक है दोस्तों, पहले ज़माने में क्या होया करता था दोस्तों, जो व्यापारी वगैरह होते थे समुद्र में जाते थे तो अपने साथ घोड़े लेकर जाया करते थे। मान लीजिए अगर वे 30 से 35 डिग्री के क्षेत्र में पहुंच गए तो दोस्तों होता क्या था, वहाँ से वायु आती थी, मान लीजिए वायु का प्रेशर बढ़ जाता था, दाब बढ़ जाता था, तो दोस्तों जिस वजह से उनके जहाज डगमगाने लगते थे और दोस्तों वे डूब जाते थे। तो दोस्तों वे अपने साथ को घोड़ों को लेकर चलते थे, जिस वजह से मान लीजिए इस जोन में पहुंचे हुए है ना, तो होगा क्या, वे घोड़ों को समुद्र में फेंकना स्टार्ट कर देते थे, जिस वजह से अब दोस्तों जो हल्की चीज़ होती है वो थोड़ी डूबती है, तो जैसे ही नाव उनकी जहाज होते थे तो दोस्तों वे हल्के हो जाते थे, तो जिस वजह से इसको नाम दे दिया गया हॉर्स लैटिट्यूड। अगली आती है दोस्तों सब पोलर प्रेशर बेल्ट, यानी कि उप ध्रुवीय वायुदाब पेटी। इसका क्षेत्र होता है दोस्तों 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक का। ये दोस्तों देखिएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये साउदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पर दोस्तों ठंडी हवा है और यहाँ पर गर्म हवा है, तो दोस्तों ये वाली जो हवा होती है ये दोनों की दोनों मिक्सअप हो जाती है। तो मिक्सअप हो जाएगी दोस्तों, मिक्सअप होने के बाद में क्या होता था, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता था और ये क्या होता था, यहाँ से उठ के ऊपर चली जानी स्टार्ट कर देती। तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा जब ऊपर जाएगी हवा मिक्सअप होके, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, चक्रवाती कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ से आई वायु, अब मान लीजिए यहाँ से तो खाली होगी, यहाँ से तो ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ पर वायु की कमी पड़ गई, नहीं पड़ गई। तो ऐसे ही ऐसे करते करते बॉन्डर सा बनता जाता है ऊपर एकदम तूफान आने का, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, यानी कि जब ठंडी और गर्म हवा दोनों आपस में मिक्सअप हो जाती है तो उससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो बहुत कम हो जाएगा और एक साइक्लोनिक कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं इनको जो है नाम कैसे दिया जाता है। दोस्तों सन 2000 में एक मीटिंग हुई थी मस्कट में, उसमें दोस्तों 8 देश थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब दोस्तों 13 देश शामिल हो गए हैं। तो पहले हुआ क्या करता था, ये जैसे ही जहाँ पे साइक्लोन आया तो ये अपने आपसे ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा नाम दे दिया करते थे, और जब बाद में पूछा जाता था दोस्तों तो ये कंफ्यूज हो जाते थे कि हमने क्या नाम दिया था उसका। तो दोस्तों उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इनके द्वारा एक मीटिंग की गई। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपने अपने अनुसार 5-6 नाम दे दिया करते थे ये। जैसे दोस्तों बांग्लादेश ने 8 नाम दे दिए अपने तरीके के। मान लीजिए अब बांग्लादेश में तूफान आया तो उसने चिल नाम दे दिया। फिर आगे जो तूफान आएगा, जो साइक्लोन आएगा, उसको दोस्तों अग्नि नाम दे दिया जाएगा, ठीक है।
फिर मालदीव्स दे देगा, फिर म्यांमार दे देगा अगला नाम, फिर ओमान देगा, फिर पाकिस्तान देगा, फिर श्रीलंका देगा, फिर थाईलैंड दे देगा। और दोस्तों ये जो अम्फान नाम दिया गया था वो थाईलैंड के द्वारा ही दिया गया था और थाईलैंड की कैपिटल होती है दोस्तों बैंकॉक। तो ये 2020 का लास्ट तूफान था दोस्तों और इसकी नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। देखिए दोस्तों ये है नई लिस्ट, यानी कि अब जैसे ही अगर कोई आगे, तो दोस्तों जो है बांग्लादेश के द्वारा निसर्गा नाम दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर फिर कोई तूफान आता है तो उसको इंडिया के द्वारा नाम दिया जाएगा गाटी, फिर दोस्तों ईरान देगा। तो ऐसे ही दोस्तों ये क्रम चलता रहता है। और दोस्तों इसमें जो है अब जो है कितने देश हो गए हैं, 13 देश हो गए हैं दोस्तों, पहले 8 हुआ करते थे। ये दोस्तों देख लीजिएगा किस किस सन में जो है ये ऐड हुए थे। बांग्लादेश हुआ दोस्तों, इंडिया हुआ, ईरान हुआ, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, यमन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों अब करते हैं बात अम्फान साइक्लोन की, जिसको उम्फुन चक्रवात भी बोला जाता है। ये दोस्तों अपने इंडिया में आया है, जो कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल से बना है। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे हिट किया है इसने, उड़ीसा और दोस्तों पश्चिम बंगाल में हिट किया है इसने। दोस्तों ये जो तूफान है दोस्तों, ये बिल्कुल जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में 1999 में, उसके मुकाबले जो है दोस्तों काफ़ी ताकतवर है। और उसकी जो स्पीड थी 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दोस्तों इसकी जो स्पीड है 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दोस्तों काफ़ी भयानक है ये। ठीक है, 21 सालों बाद जो है दोस्तों एक पहला ऐसा सुपर साइक्लोन आया है। अब दोस्तों ये सुपर साइक्लोन बना है, इसका दोस्तों कैसे कैसे बनते हैं ये आइए देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों अभी बन रहा है साइक्लोन, तो दोस्तों उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि 31 से 50 किलोमीटर पर आवर है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं डिप्रेशन। दोस्तों फिर बोलते हैं अगर थोड़ी स्पीड और बढ़ती है, यानी कि 51 से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनती है, तो दोस्तों डीप डिप्रेशन बनता है। फिर और बढ़ती है तो दोस्तों साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं उसको। फिर दोस्तों और बढ़ती है तो उसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। और दोस्तों फिर वेरी सीवियर साइक्लोन बोलते हैं। और फिर एक्सट्रीमली सीवियर बनता है। और दोस्तों आखिरी में अगर 221 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को भी अगर क्रॉस कर जाता है तो दोस्तों सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे दोस्तों इनको नाम दे दिया जाता है। ये साइक्लोन दोस्तों कहाँ पे बना था, बंगाल की खाड़ी में बना था। और दोस्तों इसकी जो जानकारी दी जाती है दोस्तों साइक्लोन की, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। दोस्तों ये जो साइक्लोन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि 1-2 दिन में जो है मैथ की वीडियोस भी जो है आनी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों आपको जो है मैथ 1 नंबर का करवाया जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। एकदम बेसिक कंसेप्ट से लेके चलेंगे, जैसे कोई बच्चा होता है या जो चलना स्टार्ट करता है बिल्कुल इसी तरीके से। और दोस्तों एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा हो तो दोस्तों टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। डेली आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो मिलेगी, यानी कि जो एडवांस मैथ होता है एडवांस मैथ कराया जाएगा। और फिर एक वीडियो जो है दोस्तों आपको अर्थमेटिक की मिलेगी। और दोस्तों जीके तो हमारा कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। और करंट अफेयर भी दोस्तों हम चलाते ही रहते हैं। और ट्रिक भी दोस्तों अच्छी अच्छी बना ही देते हैं एकदम देसी तरीके में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, अच्छे अच्छे से आपके लिए लेके आते रहेंगे एक से एक बेहतरीन वीडियो। जो दोस्तों साइक्लोन होता है ये एक लार्ज एयर का मास होता है। दोस्तों मास के बारे में और वेट के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। लार्ज एयर का द्रव्यमान होता है जो दोस्तों एक सेंटर के राउंड 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 घूमता रहता है। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, फिर एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट हो जाता है। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, पानी घूमता रहता है चारों साइड में, ठीक है, हाई स्पीड पर। तो ये क्या करता है, एक तूफान का रूप ले लेता है फिर। और दोस्तों ये ट्रॉपिकल जोन में आता है। ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है दोस्तों, ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है। और ये 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है नॉर्थ में, और ये 23.5 डिग्री ही दक्षिणी क्षेत्र है। इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रॉपिकल जोन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर बोला जाता है इसको, यानी कि कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो दोस्तों है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जो दोस्तों ज्योग्राफी की हमने ब्रह्मांड वाली वीडियो में आपको बता ही दिया है। और दोस्तों ये होता है मकर रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, ये कंडीशन क्रिएट होती है। और जैसे ही समुद्र में, आपको पता होगा ट्रॉपिकल जोन में ही वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिस वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है और एयर गर्म होती है। और जैसे ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँच जाता है तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण क्या होता है, एक साइक्लोन बन जाता है, जिसे हम दोस्तों ट्रॉपिकल जोन भी, साइक्लोन भी बोलते हैं। ये वहीं पर बनता है जहाँ पर लो प्रेशर जोन होता है, और ऐसा किसके, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दोस्तों जो इसकी डायरेक्शन होती है साइक्लोन की, वो दोस्तों क्लॉकवाइज होती है, यानी कि दोस्तों घड़ी की डायरेक्शन की दिशा में दक्षिणावर्त। और दोस्तों ये होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों ये मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्ट, ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों, है ना। और ये है दोस्तों क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त बोलते हैं इसको दोस्तों। ये तो क्लॉक, ठीक है दोस्तों, दक्षिणावर्त, यानी कि ये होता है घड़ी की डायरेक्शन में, और ये होता है दोस्तों उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज है ना दोस्तों। अब देखते हैं, जैसे ही जो साइक्लोन की स्पीड पता है आपको 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, तो उसको किसके द्वारा नाम दिया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे दोस्तों अब कुछ बात कर लेते हैं, जैसे जापान में टोर्नेडो आता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली आता है, अमेरिका में हरिकेन आता है, इंडिया में साइक्लोन आता है, और एशिया में दोस्तों टाइफून नाम का ये आता है, चक्रवात, है ना, तूफान बोलते हैं जिसको। और दोस्तों एक होता है IMD, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये क्या करता है दोस्तों, वेदर फोरकास्टिंग करता है। और इंडिया में जो साइक्लोन आने का टाइम होता है दोस्तों, आपको पता होगा ये मई से जून का महीना होता है, जो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून होता है। और अक्टूबर नवंबर में आता है उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि उत्तर यानी कि नॉर्थ, पूर्वी यानी कि ईस्ट। तो दोस्तों अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा, ये ऐसा है दोस्तों, ये ऐसा करके। तो दोस्तों ये होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यहाँ से मई में उठता है, और ये आते आते, और दोस्तों इससे सही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में, आपको पता होगा। और दोस्तों जो ये वाला है, जो उत्तर पूर्वी मानसून है, ये फिर से वो हो गया, है ना, ये दोस्तों क्या होगा, उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि ये वाला उत्तर पूर्वी मानसून, ये दोस्तों कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, यानी कि सर्दियों के दिन में काफ़ी ज़्यादा वर्षा करता है दोस्तों यहीं पर। ये है दोस्तों कोरोमंडल तट तमिलनाडु का। और दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है मालाबार तट, ये दोस्तों केरल का है। इसके बारे में दोस्तों ज्योग्राफी में एकदम से क्लियर कर देंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से एकदम क्लियर होगी सारी चीज़ें साइक्लोन के बारे में। अगर दोस्तों आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो वीडियो, तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए। मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी काफ़ी जल्द आने वाली है, तो दोस्तों वेट कीजिएगा, सारा इंतजाम हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।